हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज एक नया पेपर। और उस पेपर का नाम है एडवांस ऑडिटिंग अर्थात उच्चतर अंकेक्षण। यह उच्चतर अंकेक्षण एडवांस ऑडिटिंग बीकॉम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और इस समय एग्जाम चल रहा है। तो आपके लिए लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 10 सालों के पेपर के पैटर्न के आधार पर कलेक्ट किया गया है। और पेपर में जाने से पहले एक बार पढ़ लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंडों में जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि आप भी पढ़ें, आपके फ्रेंड भी पढ़ें, सभी लोग पास हो और अच्छे नंबर से पास हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। उच्चतर अंकेक्षण एडवांस ऑडिटिंग। किसी भी एग्जाम में एक पेपर जो हमारे होते हैं वो 3 टाइप के पूछे जाते हैं। मैं कल बताया भी था। एक लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक ना, और एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एक करके आज सारे क्वेश्चन बता रहा हूं, लेकिन यहां पे बताने का मतलब ये नहीं है कि मैंने जो शॉर्ट में बताया तो लॉन्ग में नहीं आएगा। ऐसा भी हो सकता है शॉर्ट वाले में कुछ और एक शॉर्ट जोड़ के लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है और लॉन्ग वाले को छोटे छोटे टुकड़ों में करके शॉर्ट में भी या वेरी शॉर्ट में पूछा जा सकता है। ठीक है। लेकिन कुल मिला के इतना क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो काफी हेल्पफुल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का बता रहे हैं। ठीक है। कौन सा बता रहे हैं? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस में सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है फर्स्ट। एक एक करके फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन होगा वह है कि संचय और आयोजन में अंतर बताइए। क्वेश्चन हमारा है संचय व आयोजन। ध्यान दीजिएगा, जो आयोजन लिखा गया है इसको प्रावधान भी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा नहीं कि आयोजन पूछा प्रावधान पूछ दे तो कंफ्यूज है। अंतर बताइए, बताइए या स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन वेरी शॉर्ट का ये रखा, ठीक ना, मतलब रिजर्व और प्रोविजन में अंतर बताना। तो क्या करना है? बहुत ही सिंपल है। एक चीज और भी बता दे रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा कि उसको बस थोड़ी थोड़ी उसकी जानकारी देंगे, बहुत संक्षिप्त में। ऐसा नहीं कि फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। मान लीजिए फुल एक्सप्लेनेशन करने में थोड़ी दिक्कत है, जैसे कि वीडियो भी काफ़ी बड़ा हो जाएगा, समय भी कम है। यहाँ बताने का मकसद ये है कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान जाए, वो क्वेश्चन को आप लोग पढ़ रहे हैं, कुछ हमारे से सुनकर याद कर रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आयोजन और संचय में अंतर। मान लीजिए हमने एक तरफ संचय कर दिया और दूसरे तरफ हमने आयोजन कर दिया। इन दोनों में अंतर क्या है? मुख्य अंतर सुनिएगा ध्यान से। जो रिजर्व किया जाता है, संचय किया जाता है, वो सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। आयोजन विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। संचय केवल लाभों से किया जाता है, आयोजन लाभ हो चाहे हानि हो करना एकदम जरूरी है, मतलब हर परिस्थिति में किया। संचय करना एकदम कंपलसरी नहीं है, लेकिन आयोजन करना कंपलसरी होता है। ठीक है ना। संचय से संस्था की या व्यवसाय की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, जबकि आयोजन करने से उसके दायित्वों का निर्वहन होता है या उसकी वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति होती है। संचय का प्रयोग लाभांश के बांटने में किया जा सकता है, लेकिन आयोजन का प्रयोग लाभांश बांटने में नहीं किया जाता। ठीक है। तो कुल मिला के काफी है। आप 4 5 6 पॉइंट याद रखे रहिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बताते हुए आगे बढ़ेंगे हम। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, ये तो हो गया, कि पूंजीगत संचय क्या है? पूंजीगत संचय क्या है? ये कई बार एग्जाम में आया। कैपिटल रिजर्व क्या होता है? पूंजीगत संचय क्या होता है? अर्थात ऐसे संचय, ध्यान से समझिएगा, पूंजीगत संचय का मतलब होता है कि ऐसे संचय जो केवल पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं। ऐसे संचय जो केवल पूंजीगत लाभों से बनाए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? पूंजीगत संचय। अब पूंजीगत लाभ कौन कौन से हैं?
जैसे अंशों पर प्रीमियम, माने शेयर है जो प्रीमियम पे इशू किया जाता है वो पूंजीगत लाभ कहलाता है। इसी तरह कंपनी बनने से पहले का जो पूर्व लाभ कमाया गया है वो भी पूंजीगत संचय कहलाता है। ऋण पत्रों के परिवर्तन करने या शोधन करने पर यदि कोई लाभ होता है ये भी पूंजी संचय कहलाता है। ठीक है, या अंशों के हरण करने या उसके पुनर्निर्गमन से जो शेष बचता है वो भी पूंजी संचय कहलाता है। ठीक ना, किसी चालू व्यवसाय को खरीदने पर यदि लाभ होता है वो भी पूंजी संचय कहलाता है। तो इस प्रकार के संचय से इस प्रकार के लाभों से जो संचय तैयार किया जाता है उसे पूंजीगत संचय कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है अंकेक्षक के कर्तव्य बताइए। अंकेक्षक के कर्तव्य बताइए। ऑडिटर की ड्यूटी क्या है, अंकेक्षक के मुख्य कर्तव्य कौन कौन से। ध्यान दीजिएगा, जो अंकेक्षक के कर्तव्य है बस 4 इसके कर्तव्य है, क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत संक्षिप्त में लिखना। पहला, अंकेक्षक का कर्तव्य होता है विशेष जांच करना। विशेष जांच करना पहला अंकेक्षक का कर्तव्य होता है। मतलब कि जितने भी हिसाब किताब की पुस्तकें हैं विशेष तौर पर उसका यही जिम्मेदारी होती है, यही कार्य होता है कि उसकी जांच करे, ढंग से करे, विधिवत करे। और दूसरा उसका कर्तव्य होता है रिपोर्ट देना। अंकेक्षक का ये कर्तव्य है कि जो भी चीज संस्था में जांच करे उसका रिपोर्ट करे। ये हेडिंग वाइज लिखिएगा, पॉइंट वाइज नहीं। इतना मेरे तरफ शॉर्ट में नहीं, मैं तो शॉर्ट में आपको बता रहा हूं ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला है और उससे आप अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। अगला क्या इसका होता है, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना। रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करना। ऐसा नहीं कि उसने रिपोर्ट दे दिया तो बस वो मान्य हो जाएगा। मान्य तब होगा जब उस पर अपना मुहर दस्तखत करेगा। और अगला क्या है कि प्रविवरण में दी गई सूचनाओं को प्रमाणित करना। प्रविवरण में दी गई सूचनाओं को प्रमाणित करना। अगला इसका कर्तव्य होता है कि प्रविवरण में जितनी भी सूचनाएं दी गई वो सूचनाएं सही हैं या गलत है उसको प्रमाणित करना। और लास्ट एक और भी होता है ऐच्छिक समापन पर रिपोर्ट देना। ऐच्छिक समापन पर रिपोर्ट देना कि जब किसी कंपनी में या फर्म में जब एक ऐच्छिक समापन होता है, अर्थात उनके सदस्यों की इच्छा के अनुसार समापन होता है, तो वहां पे ऑडिटर ही होता है जो अपनी रिपोर्ट देता है कि ये ऐच्छिक समापन कर रहा है। तो ये 5 पॉइंट है, जब 2-2 लाइन में लिखेंगे तो 1 पेज हो जाएगा। इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, 3 नंबर हो गया। चौथा क्वेश्चन बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंकेक्षक के दीवानी दायित्व बताइए। थोड़ा सा ये मात्रा इधर से है, ये दीवानी दूसरी है। अंकेक्षक के दीवानी दायित्व बताइए। समझिएगा, दीवानी दायित्व क्या होता है। इसको सिविल लायबिलिटीज कहा जाता है। सिविल लायबिलिटीज का मतलब होता है कि जब कोई अंकेक्षक, वैसे अंकेक्षक का काम होता है कि अपनी बुद्धिमत्ता पूर्वक, चतुराई पूर्वक, सतर्कता पूर्वक या अपनी योग्यता या अनुभव के आधार पर अच्छे काम करे, ठीक ढंग से कार्य करे। लेकिन यदि अंकेक्षक ठीक ढंग से काम नहीं करता तो ऐसी दशा में अंकेक्षक के 2 दीवानी दायित्व। पहला दीवानी दायित्व क्या है, लापरवाही के लिए दायित्व। पहला है लापरवाही के लिए दायित्व। ठीक है। और दूसरा दीवानी
है कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। दूसरा क्या है? कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। अब यहां समझना पड़ेगा लापरवाही के लिए दायित्व क्या मतलब होता है कि जब किसी अंकेक्षक को कंपनी में अंकेक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया जाता है और उसे अपने का मतलब कंपनी के हितों की रक्षा के लिए नियुक्त किया जाता है, लेकिन वह कंपनी के हितों की रक्षा करने में असमर्थ रहता है, मतलब लापरवाही करता है, ठीक ढंग से कार्य नहीं करता है, ईमानदारी सतर्कता पूर्वक कार्य नहीं करता है, लापरवाही करता है और लापरवाही करने के कारण यदि उस कंपनी को यदि हानि होती है तो उस हानि की पूर्ति करने का दायित्व किस पर होता है? अंकेक्षक पर होता है। तो ये लापरवाही के लिए दायित्व कहा जाएगा। दूसरा होता है कि कर्तव्य भंग के लिए दायित्व। कर्तव्य भंग के लिए दायित्व का मतलब क्या होता है कि जब कोई अंकेक्षक अपने कर्तव्यों का ठीक ढंग से पालन नहीं करता है, तो उसे वहां पे उसे कर्तव्य भंग के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। और अपने कर्तव्यों का पालन न करने पर यदि किसी प्रकार की क्षति होती है तो उस पर उसका भी दायित्व उस अंकेक्षक के ऊपर होता है। तो ये दो ही हेडिंग है, दोनों के बारे में 4-4 लाइन लिख देंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4 हो गया। 5वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट बस क्वेश्चन ये है। अब कौन सा इंपॉर्टेंट है जी? अंकेक्षण प्रमाण पत्र, ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक प्रमाण पत्र व रिपोर्ट में अंतर, देखिएगा, अंकेक्षर का प्रमाण पत्र, उसका जो सर्टिफिकेट होता है ये अलग चीज होती है और रिपोर्ट होता है ये अलग चीज होती है। इन दोनों में मुख्य अंतर क्या है? प्रमाण पत्र जो होता है वो एक लिखित प्रपत्र होता है। प्रमाण पत्र जो होता है एक लिखित प्रपत्र होता है जो अधिकृत व्यक्ति के द्वारा बनाया जाता है, जबकि रिपोर्ट जो होता है वह प्रमाण पत्र नहीं है, वह विशेष परिस्थिति में विशेष जांच के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। अगला है जो अंकेक्षण प्रमाण पत्र होता है, अंकेक्षण प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट जो होता है वो एविडेंस के रूप में, साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि रिपोर्ट को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। अगला है जो अंकेक्षण प्रमाण पत्र है, प्रमाण पत्र में है उसमें जो भी तथ्य लिखे गए हैं वो सत्यापित होते हैं या सत्यापित उन्हें माना जाता है, जबकि रिपोर्ट में होती है कि सूचनाओं का जो भी हमने संकलन किया है, जो भी अंकेक्षण कार्य के समय हमने डाटा कलेक्ट किया उसके संबंध में इसमें जानकारी दी जाती है। जो प्रमाण पत्र जो होता है यह सत्यापित तथ्यों के संदर्भ में बनाया जाता है, जो भी तथ्य हमारे हैं एकदम प्रूफ है, सही है, उसके संदर्भ में बनाया जाता है, जबकि रिपोर्ट में ऐसा नहीं किया जाता है। इससे अधिक इसमें कुछ नहीं दिया गया। बाकी आप टेक्स्ट बुक से या कहीं से लेके पढ़ सकते हैं। 5 के बाद से 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है सत्य व उचित की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सत्य व उचित की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, सत्य व उचित की अवधारणा क्या है? देखते होंगे कि जब कोई अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट देता है तो रिपोर्ट में बहुत सारे बातों का उल्लेख करता है। इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम की धारा 143(3) के अंतर्गत की गई है।
सत्य व उचित की अवधारणा का मतलब होता है कि जब कंपनी अधिनियम 2013 बना उस समय सत्य व उचित की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया गया। इसके मतलब यह है कि कंपनी के द्वारा जो भी लाभ हानि खाते, आर्थिक चिट्ठा या जो भी उसके स्टेटमेंट है या विवरण पत्र हैं तैयार किए गए हैं और वो अंकेक्षक के अनुकूल है, माने उसकी जांच करने पर पाया गया कि जो भी चीज बनाया गया है वो सही है, बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं, तो वहां पे अंकेक्षक क्या करता है, इस बात का जिक्र करता है कि यह सत्य और उचित है। मतलब वो प्रमाणित जब करता है तो सत्य और उचित शब्द लिखता है, उसमें यह नहीं लिखता है कि क्या नाम है कि हाँ ये ठीक है या ऐसे किया गया। तो यहाँ पे यह अनिवार्य कर दिया गया कि यदि वह बैलेंस शीट सही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा सही है, तो अपने स्पष्टीकरण में सत्य और उचित शब्द का उल्लेख करता है। तो इसी को सत्य और उचित की अवधारणा कहा जाता है। इसमें यह भी माना जाता है कि जो भी लेखा पुस्तकें तैयार की गई हैं वो विधान के अनुसार की गई है, नियमों के अनुसार किया गया, कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किया गया है, ठीक ना। और अंकेक्षक के द्वारा जो भी अधिकारियों से सूचनाएं मांगी गई हैं वो विधिवत समय पर प्रस्तुत किया गया है और हमारे जांच के उपरांत सब कुछ ठीक पाया गया है। वहाँ पर अंतिम रिपोर्ट में वह सत्य और उचित शब्द का उल्लेख करता है। आगे बढ़िए 7 नंबर, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और भी है, अंकेक्षण रिपोर्ट के प्रकार बताइए। अंकेक्षक लिखिए, अंकेक्षक रिपोर्ट के प्रकार बताइए, प्रकार बताइए, ठीक। ध्यान दीजिएगा, अंकेक्षक रिपोर्ट जो होता है वो दो तरीके से होता है। कौन कौन से होता है? स्वच्छ रिपोर्ट और मर्यादित रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट क्या होता है कि जब अंकेक्षक के द्वारा जांच के दौरान, हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं पाई जाती है, ऐसी दशा में अंकेक्षक जो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है उसे स्वच्छ रिपोर्ट कहा जाता है। और अंकेक्षक को अंकेक्षण कार्य के दौरान यदि किसी भी प्रकार की त्रुटि या अनियमितता पाई जाती है या हिसाब किताब उसके लेखांकन मानक के अनुसार नहीं होता है तो वहां पे जो वो रिपोर्ट देता है तो उसे मर्यादित रिपोर्ट कहा जाता है। कभी कभी छोटे छोटे क्वेश्चनों में ऐसा भी पूछा जा सकता है स्वच्छ रिपोर्ट क्या है समझाइए, कभी ऐसा भी पूछा जा सकता है कि मर्यादित रिपोर्ट क्या है समझाइए। तो ये रिपोर्ट के प्रकार है। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर की। अगला इंपॉर्टेंट कहाँ गया जी? हाँ, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अंकेक्षण व अनुसंधान में अंतर स्पष्ट कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लीजिए हमने एक और अंकेक्षण कर दिया और दूसरे ओर अनुसंधान कर दिया, तो ऑडिटी और इन्वेस्टिगेशन में क्या अंतर है? दोनों लगभग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समानार्थी हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ अंतर है। अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था की खातों की सत्यता की जांच करना होता है। अंकेक्षण का पहला इसका अंतर है, इसमें बहुत सारे अंतर हैं। अंकेक्षण का उद्देश्य संस्था की लेखा पुस्तकों की जांच करना और उसकी सत्यता का पता लगाना होता है, जबकि अनुसंधान किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, ठीक ना। ये हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच के लिए किया जाता है और ये किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है। अंकेक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है,
जबकि अनुसंधान आवश्यकता पड़ने पर किया जाता है। ठीक है। जो अंकेक्षण हमारा वो संस्था के मालिक की ओर से कराया जाता है, जबकि अनुसंधान नियोक्ता या बाहरी व्यक्तियों की ओर से कराया जाता है। अंकेक्षण का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है, जबकि अनुसंधान का क्षेत्र विस्तृत होता है। ठीक है। अंकेक्षण करना वैधानिक रूप से अनिवार्य है, कानूनी रूप से अनिवार्य है, जबकि अनुसंधान करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है। अंकेक्षण कोई भी सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, लेकिन अनुसंधान के लिए सीए या चार्टर्ड अकाउंटेंट होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति जो उससे रिलेटेड जानकारी रखता है अनुसंधान कर सकता है। अगला है कि जो अंकेक्षण है वो अनुसंधान पर निर्भर होता है और अनुसंधान भी अंकेक्षण के ऊपर निर्भर होता है। ठीक ना। अगला है, बस इतना ही बहुत है छोटे क्वेश्चन में, जितना ही बड़ा करेंगे बड़ा होते जाएगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कौन इंपॉर्टेंट दिख रहा है। हाँ, 9 नंबर में क्वेश्चन दिख रहा है आपका लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण में अंतर। लागत अंकेक्षण और वित्तीय अंकेक्षण में अंतर। वित्तीय अंकेक्षण में अंतर तो एक और आप कर लेंगे लागत अंकेक्षण और दूसरे तरफ कर लेंगे आप वित्तीय अंकेक्षण। अब दोनों में बहुत सारे अंतर हैं, तो लिखते जाइए। एक आध अंतर बताते हैं। ऐसे कर रहे हैं, पहले वित्तीय कर रहे हैं, ऐसे बताने में बेहतर रहेगा। वित्तीय लागत बाद में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वैसे दोनों तो है अंकेक्षण, लेकिन जो वित्तीय अंकेक्षण होता है यह संस्था के अंशधारियों द्वारा कराया जाता है। किसके द्वारा कराया जाता है? अंशधारियों द्वारा। जबकि लागत अंकेक्षण किसके द्वारा कराया जाता है? यह संस्था के मालिक या नियोक्ता या कोई भी बाहरी व्यक्ति के द्वारा भी कराया जा सकता है। वित्तीय अंकेक्षण का रिपोर्ट कौन प्राप्त करता है? अंशधारी प्राप्त करता है। लागत अंकेक्षण का रिपोर्ट कौन प्राप्त करता है? ट्रिब्यूनल या कंपनी या दोनों या सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है। वित्तीय अंकेक्षण कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, जबकि लागत अंकेक्षण अनिवार्य नहीं होता है। वित्तीय अंकेक्षण के लिए सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का होना जरूरी है, जबकि लागत अंकेक्षण के लिए सीए का चार्टर्ड अकाउंटेंट जरूरी नहीं है, जबकि कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी काम कर सकता है। सीए भी कर सकता है, लेकिन कास्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के द्वारा किया जाता है। अगला क्या है कि वित्तीय अंकेक्षण में किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया जाता है, जबकि लागत अंकेक्षण में डिसीजन मेकिंग पर होता है, डिसीजन लिया जाता है। वित्तीय अंकेक्षण में स्टॉक का मूल्यांकन, जो अंतिम स्टॉक है उसका मूल्यांकन को प्रमाणित किया जाता है, प्रमाणित करना जरूरी होता है। जबकि लागत अंकेक्षण में स्टॉक का मूल्यांकन उसकी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है, यदि आवश्यकता है तो किया जाएगा, नहीं तो नहीं किया जाएगा। वित्तीय अंकेक्षण से क्या होता है? संस्था की आर्थिक स्थिति या उसके शुद्ध लाभ या हानि की जानकारी होती है, जबकि लागत अंकेक्षण से पूर्व अनुमानित लागत ज्ञात होती है। ठीक है। इसका उद्देश्य अपने खाते या लेखा पुस्तकों की शुद्धता की जांच करना होता है, जबकि लागत अंकेक्षण का उद्देश्य होता है आपको कि अंकेक्षण कार्य में सलाह देना, उसकी कमी या गुणवत्ता में सुधार करना होता है। तो ये उसके मुख्य अंतर है। इसको भी मिटा दे रहे हैं। 10 नंबर छोटे वाले क्वेश्चन नंबर हमारा है 10। देखिए और कौन सा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है। वित्तीय अंकेक्षण व प्रबंध अंकेक्षण में अंतर। प्रबंध
अंकेक्षण में अंतर। ध्यान दीजिएगा, एक अंतर कम एकदम फिक्स है कि पूछेगा। अब कौन सा अंतर पूछेगा ये देखना। सेम उसी पैटर्न पे है कि वित्तीय अंकेक्षण और प्रबंध अंकेक्षण में क्या है। अब ध्यान दीजिए, वित्तीय अंकेक्षण में हिसाब किताब की लेखा पुस्तकों की जांच होती है। प्रबंध अंकेक्षण में प्रबंध की नीतियों कार्यों की जांच होती है। वित्तीय अंकेक्षण सीए के द्वारा कराया जाता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण संस्था का कोई भी कर्मचारी या प्रबंधक के द्वारा कराया जाता है। अगला, वित्तीय अंकेक्षण कानूनी रूप से अनिवार्य होता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं होता है। वित्तीय अंकेक्षण अपना रिपोर्ट किसको देता है? अंशधारियों को देता है, जबकि प्रबंध अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट किसको देता है? प्रबंध संचालक या मैनेजर को देता है। ठीक ना। वित्तीय अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट वर्ष के अंत में देता है, या ऐसा नहीं है, इसका जब कार्य पूरा हो जाएगा तभी रिपोर्ट दे देगा। ठीक है। और भी देखे कोई है क्वेश्चन? हाँ, अगला है एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और बताएंगे बस। अंकेक्षण समिति क्या है? क्या नंबर क्वेश्चन था? 10 हो गया था ना? 11। अंकेक्षण समिति क्या? ध्यान दीजिएगा, ऑडिट कमेटी। ऑडिट कमेटी का मतलब होता है कि जब भी एक ऑडिटर होता है, कहीं भी संस्था का ऑडिट करता है, ऑडिट करने के पहले एक कमेटी बनाता है, माने इसमें जो भी लोग काम करते हैं उनको सबको बुलाता है, और उसकी एक टीम होती है, और उस टीम के द्वारा क्या करता है कि जिस संस्था का ऑडिट करना है कैसे किया जाएगा, उसकी एक कार्य योजना तैयार करता है, उसकी प्लानिंग करता है। और प्लानिंग में यह डिसाइड किया जाता है कि भाई आपको जो भी ऑडिट असिस्टेंट होते हैं कि आपको ये कार्य करना है, आपको ये करना है, ये करना है, वो करना है, और मुझे ये करना है। और सभी कार्य समाप्त हो जाएगा तो उस पर फाइनल रिपोर्ट एक तैयार करना है। इस सारी प्रक्रिया को अंकेक्षण समिति या ऑडिट कमेटी कहा जाता है। हो सकता है कि उस ऑडिट कमेटी में एक से अधिक सीए हो और बहुत सारे असिस्टेंट भी हो, या अकेले भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। इसी पर एक और क्वेश्चन है, सामाजिक अंकेक्षण क्या है? सामाजिक अंकेक्षण क्या? सामाजिक अंकेक्षण समझिए, सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में क्या होता है कि जब समाज के विभिन्न प्रकार के लोगों वर्गों गतिविधियों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है तो उसे सोशल ऑडिट कहा जाता है। समाज के सांस्कृतिक वातावरण, उसकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट या उसके कल्चर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जब अध्ययन किया जाता है, जांच की जाती है, एक एक के बारे में परखा जाता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है, तो उसी को सोशल ऑडिट या सामाजिक अंकेक्षण कहा जाता है। ठीक है। तो इस तरह आपका लगभग बस 12 ही क्वेश्चन रहने दे रहे हैं, वेरी शॉर्ट का। तो इस तरह वेरी शॉर्ट का आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया, इतना ही इंपॉर्टेंट थे। अब आ जाइए शॉर्ट क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन 3 टाइप से थे, शॉर्ट क्वेश्चन ए एंड बी। ठीक है। तो 1 मिनट का ब्रेक मैं चाहूंगा, उसके बाद से वो भी क्वेश्चन मिल जाएगा। तो शॉर्ट क्वेश्चन आइए बता रहे हैं, इसको इन क्वेश्चनों को बार बार पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो भी आपके नोट्स बुक हो रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन हमारा आएगा कि गुप्त संचय क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, गुप्त संचय क्या है, यह कैसे बनाया जाता है।
आगे भी क्वेश्चन जोड़ सकता है, इस पर कंपनी अधिनियम के प्रावधान बताइए, कुछ भी हो सकता है। और दूसरा हमारा क्वेश्चन है कि विभाज्य लाभ क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है। विभाज्य लाभ क्या है, इसका निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम चलते हैं गुप्त संचय की ओर। जैसे कि इसके नाम से ही जान रहे हैं कि गुप्त संचय, सीक्रेट रिजर्व। बता दें कि गुप्त संचय होता क्या है। ऐसा संचय जिसको छिपा हुआ संचय और प्रकाशित संचय के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात कि जब कोई भी व्यवसायी अपना जब भी व्यवसाय चला रहा है और प्रतिवर्ष अपने व्यवसाय के लाभों में से कुछ भाग बचा कर रखता है, और इस ढंग से बचा कर रखता है कि किसी को पता नहीं रहता, ठीक ना। तो ऐसे संचय को गुप्त संचय या सीक्रेट रिजर्व कहा जाता है। इस प्रकार के संचय को बैलेंस शीट बनाते समय, बैलेंस शीट में कहीं भी पुस्तकों में, लेखा पुस्तकों में इसको शो नहीं किया जाता है, दर्शाया नहीं जाता है, बल्कि पुस्तकों के नीचे नोट के रूप में दर्शाया जाता है। यह संचय खास तौर से कंपनियों के लिए या अन्य व्यवसायों के लिए कानूनी रूप से कंपल्सरी नहीं होता है, एक अपराध भी माना जाता है, लेकिन बैंक, बीमा, बिजली कंपनियों के लिए यह बनाना जरूरी होता है, ठीक है। इस प्रकार के संचय करने से वैसे संस्था की आर्थिक स्थिति मजबूत तो होती है, काफी मजबूत होती है, मगर इसे बनाना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अब प्रश्न यह है कि ये ऐसा गुप्त संचय कैसे बनाया जाता है। देखिए, यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, वेरी शॉर्ट। गुप्त संचय क्या है, जो अभी पीछे मैं बताया हूँ, गुप्त संचय कैसे बनाया जाता है। तो कहने का मतलब है कि दो छोटे छोटे वेरी शॉर्ट क्वेश्चनों को मिलाकर शॉर्ट क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि मैंने शॉर्ट में बनाया है तो वेरी शॉर्ट में बताया है तो वेरी शॉर्ट में आएगा, वो लॉन्ग में भी आ सकता है। और यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है तो वेरी शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, कोई क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, क्योंकि पेपर तो मैं बनाया नहीं हूँ। और चूंकि एक आइडिया है पिछले 10 साल को पेपर के आधार पर कि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। गुप्त संचय कैसे बनाया जाता है, बहुत सा तरीका है गुप्त संचय बनाने का। कि किसी भी अस्थायी संपत्ति पर, यह बनाने का तरीका, अस्थायी संपत्ति पर अधिक ह्रास लगा दिया जाएगा तो भी सीक्रेट रिजर्व बन जाएगा, क्योंकि एसेट्स कम हो जाएगी। और अस्थायी संपत्ति में यदि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि को हम बताइए न करें कि भाई कि गुप्त संचय क्या नाम है, वृद्धि हुआ है, तो भी गुप्त संचय हो जाएगा, क्योंकि वो बचेगा तो सीक्रेट रिजर्व हो जाएगा। अगला, अप्राप्य व संदिग्ध ऋणों पर प्रावधान करके, अधिक प्रावधान करके भी गुप्त संचय बनाया जा सकता है। ख्याति को कम मूल्य पर दिखाकर भी किया जा सकता है, ठीक ना। कुछ संपत्तियां ऐसी भी होती है जिसे चिट्ठे में बिल्कुल ना दिखाकर भी किया जा सकता है, ऐसे भी गुप्त संचय बनाया जा सकता है। पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय मानकर बनाया जा सकता है। गुप्त संचय बनाने का तरीका बता रहा है। दायित्व को बढ़ाकर दिखाया जा सकता है, झूठे दायित्व को लिखकर दिखाया जा सकता है, ठीक ना। संभाव्य दायित्व को असली दायित्व मानकर पुस्तकों में दिखाकर भी गुप्त संचय का निर्माण कर सकते हैं, ठीक ना। या अन्य और भी बहुत सारे माध्यम है जिसके वजह से गुप्त संचय तैयार किया जाता है। तो ये था गुप्त संचय क्या है और कैसे बनाया जाता है। दूसरा हमारा यहीं पे क्वेश्चन है कि विभाज्य लाभ क्या, ठीक है। तो आइए जानते हैं विभाज्य लाभ क्या है। देखिए, विभाज्य लाभ, डिविजुअल प्रॉफिट, मतलब ऐसा प्रॉफिट कि जो विभाजन के योग्य हो, ऐसा प्रॉफिट, ऐसा लाभ जिसका बंटवारा आसानी से किया जा सके, जिसे विभिन्न भागों में आसानी से बांटा जा सके, ऐसे लाभ को विभाज्य लाभ कहा जाता है। अर्थात कि ऐसा लाभ जो एक निश्चित समय पर शुद्ध लाभ का आधिक्य प्राप्त करता है, अर्थात आधिक्य को दर्शाता है, सरप्लस को दर्शाता है, तो उसे विभाज्य लाभ कहा जाता है। यहाँ तक कि विभाज्य लाभ में वो सभी लाभ शामिल होते हैं जो वैधानिक रूप से अंशधारियों में बांटे जाते हैं,
विभाज्य लाभ में वे सारे लाभ शामिल होते हैं जो अंशधारियों में बांटे जाते हैं, अर्थात कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत जितने भी लाभ होते हैं उस सारे लाभों को विभाज्य लाभ कहा जाता है। प्रश्न है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है। तो विभाज्य लाभ का निर्माण, ध्यान दीजिएगा, विभाज्य लाभ का निर्माण को कुछ पॉइंट याद रखिएगा जिसे आप हेडिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा। विभाज्य लाभ को निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला, लेखा कर्म के सिद्धांत के अनुसार, पहला है लेखा कर्म के सिद्धांत के अनुसार विभाज्य लाभ का निर्धारण किया जाता है। जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग्स है उसके अकॉर्डिंग भी विभाज्य लाभ का निर्धारण किया जाता है। अंतर नियम के आधार पर, अंतर नियम के आधार पर जो पार्षद अंतर नियम बना है उसके आधार पर भी विभाज्य लाभ का निर्धारण किया जाता है। न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय के आधार पर, इसके आधार पर भी विभाज्य लाभ का निर्धारण किया जाता है। सब हेडिंग है, आपको हेडिंग लिखना है, सबके बारे में 2-2 लाइन एक्सप्लेन करना है। अगला है वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर, वैधानिक जिसे मतलब कंपनी एक्ट कहा जाता है, वैधानिक दृष्टिकोण के आधार पर, इसके आधार पर भी विभाज्य लाभ का निर्धारण किया जाता है। केवल ये 4 हेडिंग है, चर्चा लाइन सबके बारे में लिख रहे हैं तो 1.5 पेज हो जाएगा, विभाज्य लाभ के बारे में 5-6-7 लाइन में हो जाएगा। इस तरह आपका 2-2.5 पेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था बेटा। इस क्वेश्चन नंबर, अब बढ़ते हैं 2 की तरफ। इसका फुल डिटेल आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इसलिए कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है, बहुत संक्षिप्त में क्वेश्चन एनालिसिस करके बता रहा हूँ और 2-2 लाइन बस चर्चा चला दे रहा हूँ। आगे हमारा क्वेश्चन है अंकेक्षक के, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में, कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में, पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम के प्रावधान बताइए, अधिनियम के प्रावधान बताइए। एक क्वेश्चन ये हुआ, और दूसरा क्वेश्चन है एक अंकेक्षक के सापराध दायित्वों का वर्णन कीजिए। एक कंपनी अंकेक्षक के, एक कंपनी अंकेक्षक के सापराध दायित्वों का वर्णन कीजिए, दायित्वों का वर्णन कीजिए। मार्कर में कुछ स्याही कम हो गया है, थोड़ा सा डाल दें। इसमें हो गया, थोड़ा सा इसमें भी डाल दें। चलिए तैयार हो जाइए आप, ये हो गया। हाँ, सापराध दायित्वों का वर्णन कीजिए। आइए शुरू करते हैं। पहला क्या है? कंपनी अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में, ध्यान दीजिएगा, पारिश्रमिक के संबंध में इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 की धारा, किसकी धारा 143 में कहा गया। 143 नहीं है सर, 142 है। 142 में कहा गया, क्या कहा गया है?
कहा यह गया है कि एक कंपनी के अंकेक्षक को पारिश्रमिक किस प्रकार दिया जाएगा, किस ढंग से दिया जाएगा और पारिश्रमिक के संबंध में क्या प्रावधान होंगे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का वर्णन कीजिए, किसके, अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में। ध्यान दीजिएगा, वैसे अंकेक्षक के पारिश्रमिक के संबंध में दो ही मुख्य प्रावधान दिए गए। पहला प्रावधान क्या है कि यदि अंकेक्षक की नियुक्ति मतलब ऑडिटर की नियुक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या संचालकों के द्वारा की गई है तो उसकी पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। ठीक ना, मतलब कि अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंध संचालक या संचालक मंडल के द्वारा या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा की गई है तो उसकी पारिश्रमिक का निर्धारण कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। ठीक ना, वही तय करेगा। दूसरा, यदि अंकेक्षक की नियुक्ति कंपनी के साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा की गई है तो उसकी पारिश्रमिक का निर्धारण भी कंपनी के साधारण सभा में अंशधारियों द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, मतलब एक अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे की जाएगी, संचालक मंडल द्वारा की जाएगी, अन्यथा अंशधारियों की। यदि संचालक मंडल द्वारा की जा रही है तो उसकी सैलरी कौन देगा, संचालक मंडल देगा। यदि अंशधारियों द्वारा की जा रही है तो उसकी सैलरी कौन देगा, तो अंशधारी देगा। यहाँ पे दोनों का निचोड़ यह निकलता है कि एक कंपनी के अंकेक्षक की नियुक्ति जो भी अधिकारी करता है, जो भी बोर्ड करता है, जो भी उसको नियुक्त करता है कंपनी में, वही उसके पारिश्रमिक का निर्धारण करने का अधिकारी होगा। वही उसकी जो भी सैलरी होगी, पारिश्रमिक होगी, वही तय करेगा। और यदि अंकेक्षक ने, कंपनी ने अंकेक्षक के खर्चों में कुछ भुगतान किया गया है तो वह भी खर्चा उसके पारिश्रमिक के साथ ऐड कर दिया जाएगा। यही इसके प्रावधान दिए गए केवल, तो इसके बारे में एक्सप्लेन कर लीजिएगा। अगला दूसरा क्वेश्चन है, एक कंपनी अंकेक्षक के सापराध दायित्व। सापराध दायित्व क्या होता है जानिए। अभी पीछे लापरवाही के लिए दायित्व बताए थे, दीवानी दायित्व। ये सापराध दायित्व उससे कुछ डिफरेंट होता है। सापराध दायित्व का मतलब होता है कि यदि कोई अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान, यदि कोई अंकेक्षक अंकेक्षण कार्य के दौरान आपराधिक कार्य करता है, आपराधिक कार्य का मतलब समझ रहे हैं, तो इस तरह के आपराधिक कार्य करने के संबंध में उस पर दंड का भी प्रावधान है, सजा का भी प्रावधान है, उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो ये सापराध दायित्व का है। अब प्रश्न यह है कि कौन कौन से ऐसे दायित्व हैं जो सापराध दायित्व कहलाते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सापराध दायित्व कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से अंकेक्षक पर सापराध दायित्व का इल्जाम लग गया। अब देखिए यहाँ पे पहला, जानबूझकर कपटपूर्ण रिपोर्ट देना। क्या है, जानबूझकर कपटपूर्ण रिपोर्ट देना। कि यदि कोई अंकेक्षक जानबूझकर कपटपूर्ण मतलब फर्जी, गलत रिपोर्ट देता तो उस पर सापराध दायित्व लगेगा। अगला, कि जो लेखे में कपट किए गए हैं उसे छुपाना। लेखे में कपट किए गए हैं उसे छिपाना। यदि उस कंपनी, उस संस्था के द्वारा हिसाब किताब की पुस्तकों में कोई त्रुटि की गई है, गलत किया गया, कपट किया गया और उसे ऑडिटर बताता ही नहीं है, छिपा लेता है, चुप, तो भी सापराध दायित्व। अगला है, संबंधित प्रमाणकों को नष्ट करना। प्रमाणकों को नष्ट करना मतलब हिसाब किताब की पुस्तकों के जो प्रूफ एविडेंस हैं, पेपर्स हैं, उसको हटा देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। अगला, नियोक्ता की संपत्ति को हानि पहुंचाना। नियोक्ता की संपत्ति को हानि पहुंचाना मतलब कि जहां वो ऑडिट करने गया है वहां का जो ऑनर है, नियोक्ता है,
उसकी किसी भी संपत्ति जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, फर्नीचर्स, इलेक्ट्रिसिटी या कोई अन्य कोई एसेट्स उसको नुकसान पहुंचाए। अगला, हिसाब किताब को नकली बनाने का प्रयास करना। जो भी उसके हिसाब किताब है नकली बनाने का प्रयास करना। अब लिख नहीं रहे हैं, बोल देना है। और क्या क्या है, झूठे लेखों को जानबूझकर प्रमाणित करना, ये भी अपराधदायक है। और कर्तव्य पालन के दौरान रिश्वत या घूस लेना, ये भी अपराधदायक है। अगला, प्रमाण पत्र पर झूठा अपना बयान देना, ये भी अपराधदायक। ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखे और कुछ बोले हैं, ये सब ये अंक 6 के अपराधदायक इस श्रेणी के आते हैं। तो क्वेश्चन कंप्लीट। मिटाते हैं, 2 हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 3 का ए। अब देखें कौन कौन से हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा, अंशों के हरण से क्या आशय। अंशों के हरण से क्या आशय है, इस पर क्या करा है, इस पर अंकेक्षक के कर्तव्य बताइए। इस पर अंकेक्षक के कर्तव्य बताइए। एक तो ये हो गया, और बी क्या है इसका, तो हरण हो गया। हाँ, बी है अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है, इसकी विशेष सामग्री बताइए। अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है, इसकी विषय सामग्री बताइए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस है। सबसे पहले चलते हैं अंशों के हरण के। ध्यान दीजिएगा, ये पहले भी आप लोग कॉर्पोरेट अकाउंट में पढ़े होंगे, अंशों का हरण क्या। जब कोई कंपनी जिसको धन की आवश्यकता होती है, पैसे की आवश्यकता होती है, कैपिटल पूंजी की आवश्यकता होती है, तो वो अपने अंशों को क्या करती है, जारी करती है, निर्मित करती है, जिसे पब्लिक खरीदती है। मान लीजिए कि और उस पब्लिक खरीदती है, उसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस देती है कि इसमें आवेदन पर, आवंटन पर, प्रथम याचना पर और द्वितीय व अंतिम याचना पर पेमेंट उसको चाहिए। यदि कोई अंशधारी आवेदन दिया, आवंटन दिया, लेकिन इसके बाद का ये दोनों इंस्टॉलमेंट नहीं दिया, तो ऐसी दशा में कंपनी उसके पास बार बार रिमाइंडर देगी कि भाई आप आगे का इंस्टॉलमेंट दे दीजिए। दिया तो ठीक, नहीं दिया फिर रिमाइंडर 2 3 4 रिमाइंडर देगी। लास्ट में एक रिमाइंडर भेज देगी, कह देगी कि भाई आपके पास इतनी बार सूचित किया गया और आपने आगे का प्रथम याचना नहीं दिया, द्वितीय या अंतिम याचना नहीं दिया, इस कारण से आप कंपनी आपके शेयरों को जब्त कर लेती है, जिसे अंशों का हरण कहा जाता है। वैसे यदि अंशधारी जो शेयर होल्डर है, शेयर खरीदा है, वो पुनः प्रार्थना करेगा तो उसको शेयर मिल जाएगा, पुनः उसकी कंपनी की इच्छा पर है रीइश्यू कर सकती है। लेकिन हरण का मतलब है कि उसके बकाया याचनाओं का सही टाइम पर पेमेंट न करने पर जब कंपनी उनकी से शेयरों को जब्त कर लेती है, उन्हें या उनकी जमा याचनाओं को जब्त कर लेती है, तो उसी को हरण कहा जाता है। प्रश्न में एक चीज और कह रहा है, इस पर अंकेक्षक के क्या कर्तव्य। अंकेक्षक का कर्तव्य यह होता है, पहला कर्तव्य कि अंश हरण किए गए हैं, इसकी नियमानुकूलता की पता लगाए। पहला कर्तव्य यह है कि यदि कंपनी ने किसी शेयर होल्डर के शेयरों को जब्त कर लिया है,
तो ये देखे कि वो नियम के अनुसार हरण किया है कि जबरदस्ती हरण कर लिया। दूसरा, उसे सूक्ष्म पुस्तिका देखनी चाहिए और उसमें ये भी देखना चाहिए कि हरण करने से पहले उसको नोटिस दिया है कि नहीं दिया। यदि दिया है तो ठीक, नहीं दिया तो पूछना पड़ेगा कि भाई कि क्यों उसको हरण किया। अगला, हरण के संबंध में उसका लेखा पुस्तकों की जांच करनी चाहिए। हरण करते समय ये भी ध्यान देना चाहिए कि वह वास्तव में वंशधारी उसका सदस्य था कि नहीं था। ऐसा नहीं कि बिना सदस्य ही का हरण कर लिया। अगला, यदि ये भी ऑप्शन देखना चाहिए कि यदि अंशधारी ने पुनः, यदि उसके अंशों को जब्त कर लिया गया है तो पुनः प्रार्थना याचना किया है कि नहीं, पुनः निर्गमन करने के लिए आवेदन किया है कि नहीं। यदि किया है और उसने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की है, ठीक ना। और यदि पुनः निर्गमन किया गया है तो उसका जो फोरफेटेड का शेष है उसको किस अकाउंट में ट्रांसफर किया है, देखना चाहिए उसे कि कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया है या नहीं किया। वो कॉर्पोरेट पढ़े होंगे तो वहां से भी जान सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। प्रश्न अब यहाँ पे एक चीज और है, सेकंड इसका बी जो क्वेश्चन है कि अंकेक्षण प्रतिवेदन क्या है। ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट क्या होता है कि जब कोई अंकेक्षक किसी भी कंपनी या किसी भी संस्था के या अंशधारियों के या संचालक मंडल के द्वारा, चाहे जैसे भी, उसको अंकेक्षक नियुक्त किया गया है और उस कंपनी और संस्था के हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच कर रहा है, तो जांच करने के बाद से जो अपनी प्रतिक्रिया देगा, मतलब रिपोर्ट देगा, वो ऑडिट रिपोर्ट कहलाता है। ऑडिट रिपोर्ट अभी पीछे वाले टॉपिक में बताए थे कि दो टाइप के होते हैं, स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट। स्वच्छ रिपोर्ट में क्या होता है कि जब अंकेक्षक बिना किसी अनियमितता या गलती के, मतलब सब कुछ ठीक ठाक सही पाता है तो रिपोर्ट देता है, ठीक ना, तो वहां पे स्वच्छ रिपोर्ट कहा जाता है। मर्यादित रिपोर्ट के मतलब वह रिपोर्ट जहां पे अंकेक्षक असंतोष, कारण, कमियां, त्रुटियां पाता है, उस दशा में जो रिपोर्ट देगा, मर्यादित रिपोर्ट। प्रश्न यहां पे यह है कि रिपोर्ट की विशेष सामग्री क्या है। रिपोर्ट की विशेष सामग्री का मतलब है कि इस रिपोर्ट में मुख्यतः कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट में मुख्य कौन कौन सी बातें शामिल होती हैं, इसमें कौन कौन सी इसकी विशेष सामग्री होती है। सबसे पहला, कंपनी की आर्थिक, जो आर्थिक हमारा चिट्ठा है, इसमें सत्य व उचित की अवधारणा का स्पष्ट उल्लेख किया गया है या नहीं किया गया। दूसरा, इस चीज लिखा जाता है इसमें कि कंपनी की, एक सेकंड, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम था लाइट का। हाँ, तो हम कहाँ थे, एक सेकंड, थोड़ा चश्मा छूट गया। तो विशेष सामग्री की ओर थे हम। दूसरा है कि वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, इसकी जानकारी देना। वे सभी सूचनाएं व स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, इसकी जानकारी देना। और क्या, शाखाओं के खाते पर रिपोर्ट देना, मतलब शाखाओं के खाते पर रिपोर्ट देना। अगला क्या है, लेखाकर मानकों का पालन करना, लेखाकर मानक जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का पालन करना, ठीक है। और क्या है, और भी बहुत सारे हैं। उसके वित्तीय प्रणाली, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करना, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली पर विचार करना।
और क्या क्या है, वित्तीय व्यवहारों पर टिप्पणी देना, वित्तीय व्यवहारों पर टिप्पणी देना। और भी है, यदि ये भी देखना कि संचालक अयोग्य तो नहीं है, यदि अयोग्य है तो उस पर भी कुछ स्पष्टीकरण देना, यदि उसमें कुछ नकारात्मक प्रश्न है या बातें हैं उसका भी जिक्र करना, ठीक है ना, और उस पर अनुकूल या प्रतिकूल अपना राय प्रकट करना। ये सब रिपोर्ट की मुख्य बातें हैं, उसकी विशेष सामग्रियां। अब इसको मिटाते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा क्वेश्चन है जी? क्वेश्चन 4 है, अनुसंधान क्या है, इसकी विशेषता बताइए। क्वेश्चन 4E, विशेषता नहीं उद्देश्य। अनुसंधान से क्या आशय है, क्या है इसके उद्देश्य बताइए, उद्देश्य बताइए, ये क्वेश्चन है। और इसका बी क्या है, बी भी है कुछ, बी है हमारा सहकारी अंकेक्षण क्या है, सहकारी अंकेक्षण क्या है और इसके कार्य बताइए। सहकारी अंकेक्षण क्या है, इसके कार्य बताइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौथा। अब यहां सबसे पहले अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन के बारे में चर्चा। अनुसंधान क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वैसे अनुसंधान का मतलब होता है किसी चीज की खोज करना। केवल अनुसंधान का मतलब क्या होता है, किसी चीज की खोज करना, जांच करना, तफसीद करना, ठीक है, या उसका परीक्षण करना। अब यहां अनुसंधान का मतलब है कि जब व्यवसाय की लेखा पुस्तकों के माध्यम से, विभिन्न लेखा पुस्तकों और प्रमाणकों के माध्यम से किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी विशेष कार्य के लिए किसी भी प्रकार की जांच की जाती है। लेकिन यहाँ जांच का मतलब हिसाब किताब की पुस्तकों से, ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट वाला जांच, हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच की जाती है। किस उद्देश्य, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिसाब किताब की पुस्तकों की जांच की जाती है ताकि उस विशेष उद्देश्य को पूरा किया जा सके, तो उसे अनुसंधान कहा जाता है। वह किसी भी कार्य के लिए हो सकता है और वह अनुसंधानकर्ता कोई भी हो सकता है, संस्था का कर्मचारी भी हो सकता है, सीए भी हो सकता है, बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी हो सकता है। और जैसे ही वो कार्य समाप्त होता है उसका भी कार्य समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब वो विशेष उद्देश्य की पूर्ति हो जाएगी, उस चीज की जांच हो जाएगी, तो उसका वर्क खत्म, अनुसंधान खत्म। प्रश्न यह है कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या है, ये क्यों किए जाते हैं। बहुत सारे रीजन है, मुझे वाणी सुन लीजिए क्योंकि काफी बड़ा हो रहा है। अनुसंधान के उद्देश्य, अनुसंधान क्यों किया जाता है, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है। पहला उद्देश्य, किसी व्यवसाय को क्रय करने के लिए, पहला हेडिंग है। कोई भी यदि व्यवसाय करना, खरीदना होगा, जैसे पहले से कोई व्यवसाय चल रही है और दूसरे व्यवसाय को क्रय करना चाहता है, तो अनुसंधान पहले करेगा, जानेगा, पता लगाएगा कि उसका बिजनेस पहले से क्या स्थिति है, स्टेटस है। ऐसा नहीं है कि खरीदने से मुझे घाटा लग जाएगा, तो किसी व्यवसाय को क्रय करेगा। उसी तरह किसी साझेदारी फर्म में नए साझेदार के प्रवेश करने पर भी अनुसंधान कराया जाता है। दूसरा, कपट का पता लगाने के लिए भी अनुसंधान कराया जाता है। क्षतिपूर्ति का रकम निर्धारण करने के लिए भी अनुसंधान कराया जाता है, सब हेडिंग है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन करने के लिए भी अनुसंधान कराया जाता है। व्यवसाय का एकीकरण करने के लिए भी अनुसंधान कराया जाता है। विनियोग के संबंध में भी अनुसंधान कराया जाता है और अंशों के मूल्यांकन के संबंध में भी अनुसंधान कराया जाता है। और निस्तारक के संपत्तियों और दायित्वों का भुगतान करने के लिए भी या मूल्यांकन करने के लिए भी अनुसंधान कराया जाता है, या संस्था के नीतियों या योजनाओं को लागू करने के लिए भी अनुसंधान कराया जाता है। तो ये अनुसंधान के उद्देश्य हो गए। अब दूसरा हमारा प्रश्न उठता है कि अंकेक्षण, सहकारी अंकेक्षण क्या है, कोऑपरेटिव एक्ट।
ध्यान दीजिएगा, सहकारी समितियां क्या होती है। सहकारी समिति अंकेक्षण, ठीक ना। सहकारी समिति का मतलब होता है कि ऐसी समितियां जो सहकारिता अधिनियम 1904, ठीक ना, सहकारी समिति अधिनियम 1904 में बनाया गया था और इसे पारित किया गया 1912 में। सहकारिता अधिनियम 1912 के अंतर्गत स्थापित की गई हो। इसमें कुछ निर्धारित सदस्य हो जिसमें से कम 10 सदस्य होने चाहिए, मैक्सिमम जो भी हो, ठीक ना। और यह सहकारिता के उद्देश्य से स्थापित की गई हो, अर्थात सभी सदस्यों को सहयोग करने के उद्देश्य से इसे स्थापित की गई हो और उस पर सहकारिता अधिनियम 1912 लागू होता हो, तो ऐसे समिति को सहकारी समिति कहा जाता है। और सहकारी समिति का जो अंकेक्षण कार्य के लिए अंकेक्षक को नियुक्त किया जाता है ताकि उस समिति के अंकेक्षक के संपत्ति के हिसाब किताब की जांच कर सके, तो उसे सहकारी समिति का अंकेक्षण कहा जाता है। प्रश्न यह है कि सहकारी समिति का अंकेक्षण जो किया जाता है उसके कार्य क्या है, किस उद्देश्य के लिए किया जाता है, कौन कौन से वो कार्य करता है। सहकारी समिति का जो अंकेक्षक होता है वह क्या क्या काम करता है। पहला काम, समिति के जो आय और व्यय होते हैं उसका प्रमाणन करता है, मतलब सहकारी समिति के जो इनकम और एक्सपेंसेस होते हैं उसका प्रमाणन करता है। अर्थात दूसरा, समिति का जो क्रय विक्रय, समिति में जो भी संपत्तियों का क्रय विक्रय किया जाता है उसका प्रमाणन करता है। समिति के सभी संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करने का कार्य करता है। समिति के हिसाब किताब की लेखा पुस्तकों की शुद्धता या अशुद्धियों या अनियमितताओं का पता लगाने का काम करता है। अंकेक्षक सहकारिता के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करता है या उसके अनुसार सुनिश्चित करने का कार्य करता है। सहकारी समिति का जो अंकेक्षक जो होता है विभिन्न नियमों का पालन को ध्यान में रखकर कार्य करता है, ठीक ना, इस उद्देश्य से कराया जाता है। अगला क्वेश्चन ये हो गया, अनुसंधान हो गया, प्रावधान ही तो हो ही गया है। फिलहाल 4 ही क्वेश्चन आने लीजिए, ठीक ना, क्योंकि 2 ही करना है इसमें से। अब इसको मिटा रहे हैं, अब सीधे आ जाइए लॉन्ग क्वेश्चनों में, क्योंकि काफी लेक्चर बड़ा हो रहा है। 1-2 क्वेश्चन लास्ट में एक्स्ट्रा मैं दे दूंगा। लॉन्ग क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और क्वेश्चन नंबर 1, बस 1 सेकंड, अभी लॉन्ग वाला भी बता दे रहे हैं आपको। हाँ, तो लॉन्ग क्वेश्चन की ओर आइए आप लोग। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति योग्यता अयोग्यता। क्वेश्चन है, कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति योग्यता अयोग्यता के संबंध में प्रावधानों का वर्णन कीजिए। प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग का ये है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, कंपनी अधिनियम की धारा, ध्यान दीजिएगा, इसमें 3 चीज है, नियुक्ति, योग्यता और अयोग्यता। सबसे पहले हम नियुक्ति के संबंध में चलेंगे। नियुक्ति का कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139 में इसका उल्लेख किया गया। अब क्या उल्लेख किया गया है कि एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे हो सकती है, तो ध्यान दीजिएगा। एक कंपनी अंकेक्षक की नियुक्ति, जैसे ही कंपनी का पंजीकरण होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, तो 30 दिनों के अंदर, पहला क्या है, पहला है कि 30 दिनों के अंदर कंपनी के संचालक मंडल के द्वारा, ठीक ना, अंकेक्षक को नियुक्त करना जरूरी होता है, ठीक है। और वह तब तक रहेगा जब तक कंपनी की वार्षिक साधारण सभा समाप्त नहीं हो जाती है। पहला, रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर, और उस वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी की जब नेक्स्ट मतलब हमारी एनुअल मीटिंग हो रही है तब तक वह रहेगा। नियुक्ति, दूसरी नियुक्ति कैसे होती है, यह तो वहां तक रहेगा, लेकिन जब पहली वार्षिक साधारण सभा होगी तो वहां पे वार्षिक साधारण सभा में जितने भी सदस्य होंगे उनकी सहमति से अंकेक्षक की नियुक्ति की जाती है।
लेकिन कब की जाएगी, वो 1 वर्ष के लिए ही की जाएगी, अगले वार्षिक साधारण सभा पर। यदि वहां से फिर पास किया गया तो फिर आगे भी वही रहेगा, आगे भी वही रह सकता है, लेकिन फिलहाल 1 वर्ष के लिए अंशधारियों द्वारा उसके वार्षिक साधारण सभा द्वारा नियुक्ति की जाती है। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा है कि यदि किसी अंकेक्षक को एक बार नियुक्त कर दिया गया तो अंशधारियों की वार्षिक साधारण सभा द्वारा उसे पुनर्नियुक्ति भी की जा सकती है, माने दोबारा नियुक्ति भी की जा सकती है। यदि सरकारी कंपनी के द्वारा यदि अंकेक्षक को नियुक्त किया गया है, ठीक ना, तो वह वार्षिक साधारण सभा की समाप्ति तक भी वो नियुक्त रह सकता है, लेकिन उसके संबंध में प्रावधान है कि वो 60 दिन तक 180 दिन तो उसे रहना एकदम अनिवार्य है। और यदि सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं की जा सकती है तो वहां पे प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति, मतलब सामान्य दशा में अंकेक्षक को नियुक्त नहीं किया जा सकता है, तो सरकार द्वारा, सरकार का जो कैग है, चीफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 60 दिन के अंदर सरकार द्वारा या केंद्रीय सरकार द्वारा अंकेक्षक की नियुक्ति की जा सकती है, ठीक है। तो ये उसकी नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। अगला है नेक्स्ट है, इसका है कि इसकी योग्यता के संबंध में, कि इसकी योग्यताएं कौन कौन सी, ध्यान दीजिए। एक कंपनी अंकेक्षक की योग्यता, ध्यान दीजिएगा। योग्यता के संबंध में दिया गया है, थोड़ा थोड़ा इसके लिए बता दे रहे हैं। इसका उल्लेख कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया है। किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 141(1) और 141(2) में किया गया। योग्यता का मतलब है कि यदि कोई व्यक्ति किसी कंपनी का अंकेक्षक होने का पात्र तभी है जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, मतलब कि यदि वो किसी कंपनी का अंकेक्षक तभी बन सकता है जब वो खुद सीए। दूसरा क्या है कि यदि कोई फर्म को अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है तो ऐसा फर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। मतलब एक कंपनी में किसी फर्म को भी अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन नियुक्त होने के लिए उस फर्म का सीए होना जरूरी है, मतलब सीए फर्म होना जरूरी। ये इसके योग्यता है। अब प्रश्न उठता है अयोग्यता का, इसको पूरे विस्तार से आपको लिखना है। अयोग्यता का उल्लेख धारा 141(3) के अंतर्गत किया गया। इस क्वेश्चन में धाराएं याद कर लीजिएगा। नियुक्ति 139, योग्यता 141(1) और 2, और अयोग्यता धारा 141(3). अयोग्यता क्या क्या है? बहुत सारी अयोग्यताएं हैं इसकी। अयोग्यता का मतलब है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त होने का पात्र नहीं। यदि कोई साझेदारी फर्म है, ठीक है ना, या कोई निकाय है, वह अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकती है। कंपनी का कोई कर्मचारी है या अधिकारी है, वो भी अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता है। या कंपनी का कोई साझेदार है, वो भी अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। या कोई ऐसा साझेदार जो उसका रिश्तेदार है या उसका सगे संबंधी है लेकिन सीए नहीं है, तो वो अंकेक्षक नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो कहीं अन्य स्थान पर पूर्णकालीन रोजगार में है, तो भी अंकेक्षक नहीं हो सकता। अगला, एक ऐसा व्यक्ति जो न्यायालय द्वारा अपराधी व कपटी प्रकृति का, माने कपटी ठहराया जा चुका है, वो भी अंकेक्षक नहीं हो सकता। या ऐसा व्यक्ति जो कंपनी का संचालक है या 1000 रुपये से अधिक के कर्जदार है, तो वो अभी कंपनी का क्या ऑडिटर नहीं हो सकता। तो ये इसकी अयोग्यता थी। इसको विस्तार से आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अब देखिए, 2 क्वेश्चन में ऐसा बताने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इसमें से एक क्वेश्चन तो हमेशा एग्जाम में आते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, एक बैंकिंग कंपनी
बैंकिंग कंपनी, या ऐसे भी लिख सकता है राष्ट्रीयकृत बैंक। एक बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण के संबंध में, एक बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में प्रावधानों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आप एक बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण किस प्रकार करेंगे, स्पष्ट कीजिए या समझाइए। ऐसे भी हो सकता है एक बैंकिंग कंपनी या राष्ट्रीयकृत बैंक के अंकेक्षण के संबंध में जो कंपनी अधिनियम के प्रावधान है उसका वर्णन कीजिए। या दूसरा क्वेश्चन है एक बीमा कंपनी, ध्यान दीजिएगा, बीमा कंपनी के अंकेक्षण के संबंध में प्रावधानों का वर्णन कीजिए, वर्णन कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये दो क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में एकदम नोट कर लीजिएगा दिमाग में कि यह क्वेश्चन और एक बीमा कंपनी का क्वेश्चन, दोनों नहीं आता है, दोनों में से एक पक्का आता है। अब जो भी है हर एग्जाम में या पिछले लास्ट ईयर का जो भी क्वेश्चन पेपर होगा वहां से उठाकर देख लीजिएगा, एक बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण और एक बीमा कंपनी का अंकेक्षण, दोनों में से एक क्वेश्चन एकदम मस्ट है कि आता ही आता है, 20 नंबर का, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक के बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा चलेगा। अब सबसे पहले एक बैंकिंग कंपनी के संदर्भ में, बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण आप कैसे करेंगे। मान लीजिए कि कोई राष्ट्रीयकृत बैंक है, तो बैंकिंग कंपनी का जानते ही है कि बैंकिंग अधिनियम या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लागू होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि जो हमारी राष्ट्रीयकृत बैंक है या बैंकिंग कंपनी है वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है या नहीं है। यदि रजिस्टर्ड है तो उसका अंकेक्षण कार्य करना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि इसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत है कि नहीं है। मतलब उस समय तो कंपनी एक्ट कुछ और होगा, लेकिन आज का जो चल रहा है 2013 के अंतर्गत है कि नहीं। और उसे अंकेक्षण करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। वो बातें कौन कौन सी है, एक सामान्य बातें हैं, एक आय के संबंध में है और एक व्यय के संबंध में है। ये तीन बातें मुख्य है, ध्यान दीजिएगा। सामान्य बातें, अंकेक्षण करते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सामान्य बातें, आय संबंधी बातें और व्यय संबंधी। सामान्य बातों में होगा कि उसमें देखना होगा कि अंकेक्षक को उसका चिट्ठा और लाभांश खाता बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, उसका रजिस्ट्रेशन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली उपयोगी है या नहीं है। ठीक है ना, ये सामान्य बातें हुआ। आय के संबंध में किस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसकी विनियोग की दशा क्या है, पहले दिन रोकड़ की स्थिति क्या है, रोकड़ उसकी क्या हिसाब किताब है, अंतिम दिन रोकड़ की प्राप्ति किस आधार पर हुई है, ब्याज की प्राप्ति कैसे हुई है, भुनाए गए बिलों का सत्यापन ठीक से किया गया है कि नहीं है, उस पर कमीशन की जांच करनी चाहिए। और व्यय के संबंध में तीसरा है, व्यय के संबंध में जांच करना चाहिए। व्यय के संबंध में अंकेक्षक को क्या जांच करना चाहिए कि पूंजीगत, लागत, आयगत व्ययों की जांच करनी चाहिए। ठीक ना, ब्याज का उचित लेखा किया गया है कि नहीं किया गया, खातों का हिसाब किताब ठीक किया गया है कि नहीं किया गया, संपत्तियों और दायित्वों का मिलान किया गया है या नहीं किया गया है, शाखाएं यदि है तो उसके प्रपत्रों की भी जांच करनी चाहिए, गुप्त संचय यदि निर्माण कर रहा है तो उसकी भी जांच करनी चाहिए, विदेशी मुद्रा के संबंध में है तो उसकी भी जांच अंकेक्षक को करना चाहिए। अगला, इसके अतिरिक्त अंकेक्षक को अंशों, ठीक ना, नगद कोषों, सहायक प्रतिभूतियों, ऋणों और अग्रिम आदि की भी जांच करनी चाहिए। तो ये बैंकिंग कंपनी के संबंध में। कभी कभी ये भी पूछता है कि बैंकिंग कंपनी के अंकेक्षण करते समय ध्यान देने योग्य बातें के साथ साथ उसका एक फॉर्मेट भी पूछ देता है कि इस पर अंकेक्षण रिपोर्ट का एक नमूना प्रस्तुत कीजिए, तो वहाँ नमूना भी देना पड़ेगा। नमूना में क्या लिखेंगे, सदस्यगण फला XYZ लिमिटेड बैंक, ठीक ना, हमने इस बैंक का इस 31 मार्च फला तारीख को हमने अंकेक्षण किया और अंकेक्षण कार्य के दौरान हमने ये सूचनाएं प्राप्त की, टू द पॉइंट्स करके वो सारी सूचनाओं के बारे में लिखेंगे, नीचे भौदी लिखेंगे, सदस्यगण लिखेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट सिग्नेचर कर देंगे, बस हो जाएगा। ठीक ना, अब बुक में देख लीजिएगा कैसे फॉर्मेट बना। मेरा मतलब है कि केवल क्वेश्चन इस पर फोकस करिएगा। यदि क्वेश्चन में पूछेगा कि बीमा कंपनी का अंकेक्षण करते समय किन बातों पर ध्यान में रखेंगे, इसका एक रिपोर्ट का नमूना प्रस्तुत कीजिए, ये भी पूछा सकता है कि रिपोर्ट का नमूना। तो रिपोर्ट का नमूना भी आपको जानना पड़ेगा, दोनों लगभग एक ही जैसे।
अब बैंकिंग के अतिरिक्त बीमा कंपनी का अंकेक्षण के संबंध में है तो वहां पे देना पड़ेगा कि भारत में दो प्रकार की बीमा कंपनियां हैं, जीवन बीमा कंपनियां और सामान्य बीमा कंपनियां। जीवन बीमा कंपनी की स्थापना 1956 के अंतर्गत की गई, 56 में की गई, और सामान्य बीमा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1972 में की गई थी। जीवन बीमा करने में सरकारी क्षेत्र की केवल एक ही बीमा कंपनी है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके अतिरिक्त जितनी भी बीमा कंपनियां सब प्राइवेट सेक्टर की है। और सामान्य बीमा कंपनी के 4 इसके महत्वपूर्ण बीमा कंपनियां हैं, जैसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी, यूनाइटेड इंडिया, ठीक ना, ऐसे है 4। और इसका अंकेक्षण करते समय अंकेक्षक को बीमा अधिनियम 1938 के प्रावधानों को ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार एक अंकेक्षक को अंकेक्षण करते समय निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें भी ध्यान दीजिएगा, सेम इसी पैटर्न पर है। 3 मुख्य बातें हैं, सामान्य बातें, आय संबंधी बातें और व्यय संबंधी बातें। सामान्य बातों में किस चीज का आप जिक्र करेंगे? सामान्य बातों में देखना चाहिए कि इसका रजिस्ट्रेशन बीमा अधिनियम 1938 के अंतर्गत किया गया है या नहीं, इसके वार्षिक खाते नियमानुसार तैयार किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं, ठीक ना, इसकी आंतरिक निरीक्षण प्रणाली ठीक प्रकार से है या नहीं है, इस सामान्य बातें में आएगा। आय संबंधी बातें में आएगा कि इसकी पॉलिसी का प्रीमियम का रजिस्टर की जांच करनी चाहिए, ठीक ना, अदत्त पेशगी प्रीमियम की भी रजिस्टर की भी जांच करनी चाहिए, प्रत्येक बीमे की अलग अलग जांच करनी चाहिए, ठीक ना, अंकेक्षण प्रमाणकों की जांच करनी चाहिए, ठीक ना, एजेंटों को दिए गए जाने वाले पारिश्रमिक की जांच करनी चाहिए, ठीक ना, बोनस की जांच करनी चाहिए, ठीक ना, वैधानिक खर्चे जो बीमा कंपनी है उसकी जांच करनी चाहिए। तो ये आय और व्यय संबंधी बातें। इसके अतिरिक्त फॉर्मेट भी पूछता है, फॉर्मेट पूछता है मैंने नमूना, तो नमूना भी आपको बनाना पड़ेगा। नमूना में कैसे बनाते हैं, चाहे इसका हो चाहे उसका, दोनों एक ही पैटर्न पे है, बस बीमा और बैंकिंग बस अलग अलग हुआ। सदस्यगण बस लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं XYZ बीमा कंपनी लिखते हैं, और यहाँ से हमने इस तारीख को इस कंपनी का बीमा कंपनी का अंकेक्षण किया और इसके संबंध में निम्न हमें सूचनाएं प्राप्त हुई। कौन कौन सी सूचनाएं प्राप्त हुई, टू द पॉइंट ऐसे लिख देंगे और लास्ट में इधर लिख देंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट, इधर सिग्नेचर, इधर डेट आप डाल देंगे, फॉर्मेट करके तैयार हो जाएगा। बुक में देख लीजिएगा। तो 3 क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हुआ। चौथा क्वेश्चन हमारा है इसमें, चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है जी? अनुसंधान क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, अनुसंधान क्या है और क्या है? हाँ, किसी व्यवसाय को क्रय करने पर अनुसंधान क्या है? कोई व्यक्ति किसी नए व्यवसाय को क्रय करना चाहता है, क्रय करना चाहता है, उस पर ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी है? उस पर ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, ठीक ना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनुसंधान क्या है, कोई व्यक्ति नए व्यवसाय को क्रय करना चाहता है तो उस पर ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी। अभी ये वाला टॉपिक मैं बताया ही था कि अनुसंधान क्या है, किसी चीज की खोज करना, हिसाब किताब की पुस्तकों में खोज करना, जांच करना, ठीक ना, उसे परखना ही अनुसंधान कहलाता है। प्रश्न इसमें यह है कि किसी नए व्यवसाय को क्रय करते समय ध्यान देने योग्य बातें, उसमें किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को की जांच करनी चाहिए। सबसे पहले जांच उपार्जन शक्ति की जांच, ये हेडिंग है, उपार्जन शक्ति की जांच, शक्ति की जांच। पहला जांच करना चाहिए कि उस संस्था की उपार्जन शक्ति क्या है, प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही है, लाभ में है या नहीं है, इसकी जांच करनी चाहिए। विस्तृत पढ़िए। संपत्तियों और दायित्वों की जांच, दूसरा क्या है, संपत्तियों व
दायित्वों की जांच, दायित्वों की जांच, इसकी भी जांच करनी चाहिए। ठीक है, ये सब हेडिंग है। और किस चीज की जांच करनी चाहिए? ख्याति की जांच करनी चाहिए, ख्याति की जांच। ये भी देखना चाहिए कि जिस व्यवसाय को हम खरीद रहे हैं उसके पहले से मार्केट में गुडविल क्या है, इस चीज की भी जांच करनी चाहिए। अगला है सामान्य बातों की जांच, सामान्य बातों की जांच। इसके अतिरिक्त कुछ जनरल बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अब जनरल बातों में बहुत सारी बातें हैं, ABCD करके उसको पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। देखना चाहिए कि यह व्यापार सरकार के संरक्षण में है या नहीं है, और जिसको खरीद रहे हैं उसमें कुछ विशेष गुण है या नहीं है, इसमें जो कर्मचारी पहले से विद्यमान है वो काम करेंगे कि नहीं करेंगे, कैसे कर्मचारी हैं, ठीक ना, इसका पहले से स्टॉक है कि नहीं है, इस व्यवसाय के बारे में हमें विशेष ज्ञान पहले से है या नहीं है, इस व्यवसाय को क्रय करने पर कुछ शर्तें हैं तो शर्तें कौन कौन सी हैं, ठीक ना, और इस व्यवसाय को खरीद रहे हैं तो मार्केट में क्या कंपटीशन हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सब जनरल बातों को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हेडिंग है और इसको बारे में एक्सप्लेन करके आपको लिखना। तो ये चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, पांचवा कौन सा क्वेश्चन है जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5, अंकेक्षण रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं? और क्या कर रहा है, समझाइए तथा एक स्वच्छ रिपोर्ट का नमूना प्रस्तुत कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे इसके बारे में जिक्र पहले कर दिए। जब कोई भी ऑडिटर ऑडिट करता है और उस पर जो अपनी राय प्रस्तुत करता है लिखकर कागज पर, तो उसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहा जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, अभी पीछे लेक्चर में बताए हैं, स्वच्छ रिपोर्ट, मर्यादित रिपोर्ट, जानते ही हैं। पूरा चूंकि लंबा क्वेश्चन है इसलिए पूरा एक्सप्लेन करके आप को लिखना। पूरा एक्सप्लेन करने के बाद से स्वच्छ रिपोर्ट का एक नमूना बनाना, फॉर्मेट बनाना, पूरा एक पेज में इसको बढ़िया से, कि जब भी एक ऑडिटर अपना ऑडिट रिपोर्ट देगा तो किस ढंग से देगा, ठीक ना। तो बना लीजिएगा, बुक से देख के पढ़ लीजिएगा कि कैसे है। मेरा बताने का मतलब है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो बस 5 ही क्वेश्चन देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में बैंक और बीमा कंपनी का बताए, दोनों में से एक क्वेश्चन तो श्योर है मिलना है। हर साल देख लीजिएगा कि एक क्वेश्चन आया है। तो लॉन्ग में 2 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो एक क्वेश्चन तो आपको मिल ही गया, पीछे के आंसर से भी मैच कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और याद आया, वो भी नोट कर लीजिएगा, बुक से पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में है, अक्सर वो पूछता है। क्वेश्चन हमारा है, अभी ध्यान में आया था, समायोजित मूल्य विवरण क्या है? समायोजित मूल्य स्तर विवरण क्या है? विवरण क्या है? ये भी क्वेश्चन बुक से देखकर पढ़ लीजिएगा, अक्सर ये क्वेश्चन तो आते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि बस यहीं पे स्टॉप कर दें, ठीक है। मेरा क्वेश्चन बताने का मतलब था कि इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं और कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दें जो पिछले लास्ट ईयर 10 ईयर में बार बार आए हैं, ताकि उसको पढ़ लें तो कुछ हेल्प में आपको मिल जाए, ठीक है। तो ये वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, और रिस्पांस इसी तरह आप लोग देते रहें तो और भी पेपरों का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी कुछ जान जाए, ठीक है। फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।